अच्छा, तो हम देख रहे थे कि अगर एक सर्कल है तो उस सर्कल का सेंटर जो होगा वही इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। अगर एक रेक्टेंगुलर शेप ऑब्जेक्ट है या एक रेक्टेंगल है या कोई स्क्वायर है तो इसके आप क्या चीज़ ड्रॉ करेंगे, डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे, और इनके डायगोनल्स का इंटरसेक्शन जो है पॉइंट, वो आपको क्या देगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट शेप। इसके अलावा तीसरा पॉइंट हमारे पास ये हो सकता है कि अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के अंदर आप क्या करेंगे, आप मीडियंस ड्रॉ करेंगे ऐसे करके जो सेंटर पॉइंट्स को कट कर रहे होंगे, और इन मीडियंस का इंटरसेक्शन जो होगा वो आपको क्या देगा, सेंटर पॉइंट ऑफ अ ट्राइंगल। तो आपको पता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट का एग्जिस्ट करता है, और ये भी हम कहते हैं कि इट विल डिस्ट्रीब्यूट द होल ऑब्जेक्ट इनटू टू इक्वल, दो बराबर के हिस्सों में इसको क्या कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट। तभी ऑब्जेक्ट जो होता है वो उस पॉइंट के ऊपर क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर अप्लाइंग अ फोर्स। मैंने यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई की। नाउ इफ द फोर्स इज पासिंग थ्रू द सेंटर, अगर ये फोर्स जो है ये कहलाता है लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन, और किसका लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि दिस इज़ द फोर्स विच वी आर अप्लाइंग एंड दिस इज़ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दैट फोर्स, इफ़ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, अगर इसका लाइन ऑफ एक्शन पासिस थ्रू, कहाँ से पास होने लगे, पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी में से वो पास होने लगेगा, सो ऑब्जेक्ट मूव्स, तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो मूव करेगा लीनियरली। ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ पे लीनियरली क्या करेगा, मूव करेगा। कब लीनियरली मूव करेगा, जब कंडीशन क्या हो कि जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर सेंटर लाइन ऑफ एक्शन जो है वो अगर पास हो रहा हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, तो ऑब्जेक्ट शुड मूव लीनियरली, यानी कि इसमें किसी भी किस्म की टर्निंग इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इसी कंडीशन को थोड़ा सा चेंज करूं और यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट करता हूँ, ये लीजिए भाई, ये हमने एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट में, इस ऑब्जेक्ट का ये पॉइंट जो है ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अब आप ये बताइए कि इफ़ वी अप्लाई द फोर्स, अगर मैं ऐसे फोर्स अप्लाई करूं कि फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इज़ नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट से पास नहीं हो रहा, तो इट शोज कि देयर वुड बी सम डिस्टेंस। अगर मैं इस पॉइंट को ओ कह लूँ और इस पॉइंट को ए कह लूँ, ये पॉइंट ए है अगर, तो इसका मतलब क्या है कि हेयर ओ ए इज अ डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस है, बिटवीन center, a point of rotation, point of rotation to the line of action, to the line, यानी कि लाइन ऑफ एक्शन, पॉइंट ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन तक का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को इन्होंने किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया है, ओ ए से। और इस डिस्टेंस को हम कहते हैं इफेक्टिव, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड इफेक्टिव मोमेंट आर्म। ये डिस्टेंस कहलाता है इफेक्टिव मोमेंट आर्म, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओ टू पॉइंट ए, this distance is called effective moment arm. Now, the force which is applying here on the block, that force moves the block or rotate the ball into clock or anti-clockwise direction. Here it is rotating in clockwise direction. यानी कि अब ये जो फोर्स है वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर टर्निंग इफेक्ट को जनरेट करेगी। टर्निंग इफेक्ट जो है उसको जनरेट कर रही होगी वो। तो बताइए, फोर्स में, किसी भी पर्टिकुलर फोर्स के अंदर टर्निंग इफेक्ट कब जनरेट होगा ऑब्जेक्ट के अंदर,
जब इसका लाइन ऑफ एक्शन इज नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स टर्निंग। अगर यही फोर्स ऊपर के बजाय नीचे इस तरफ लगती तो बताइए इसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसे आता, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मोमेंट आर्म होता, और यहाँ पे इस वक्त ये टर्न कैसे करती, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन टर्न कर जाती है। लेकिन मामला क्या है कि इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स इज नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, देन द फोर्स जनरेट्स द टर्निंग इफेक्ट इन अ बॉडी, एंड दैट इज कॉल्ड द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। और यही टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स की मेजरमेंट के लिए कि इफ यू वांट टू मेजर द टर्निंग इफेक्ट, तो द क्वांटिटी थ्रू विच वी कैन मेजर दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड टॉर्क। टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट एंड टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स, या फिर इसके लिए एक और वर्ड इस्तेमाल होता है मोमेंट, मोमेंट ऑफ फोर्स। ऑल थ्री थिंग्स, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो आपस में क्या होंगी, एक जैसी होंगी। चाहे मैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स कहूँ, चाहे मूवमेंट कहूँ, चाहे मैं टॉर्क कहूँ, इसका मतलब क्या होगा, सेम मतलब होगा इसका। ठीक है भाई। अब यहाँ पे आप देखें कि देर इज़ अ स्पेसिफाइड फार्मूला फॉर फाइंडिंग टॉर्क। टॉर्क के लिए जो सिंबल यूज़ करते हैं वो टॉ होता है, इस सिंबल को हम कहते हैं टॉ, और ये इस तरीके से बनाया जाता है, एंड दैट इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ। आर क्रॉस एफ जो होता है ये टर्निंग, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं और ये टर्निंग इफेक्ट कहलाएगा। यानी कि अगर मैं इफेक्टिव मूवमेंट आर्म को मल्टीप्लाई कर दूं किस चीज़ से, आपकी अप्लाइड फोर्स से, तो यू विल गेट द टॉर्क अप्लाइड इन अ बॉडी। तो इसका मतलब क्या है कि इफ देयर इज अ टर्निंग इफेक्ट इन अ बॉडी, तो वी आर नॉट अप्लाइंग द फोर्स बट वी आर अप्लाइंग व्हाट, टॉर्क ऑन इट। तो टर्निंग इफेक्ट का आपके पास फॉर्मूला क्या हो गया, आर क्रॉस एफ। अब इस आर क्रॉस एफ के अंदर आर जो है ये आपके पास क्या है, मोमेंट आर्म, और एफ क्या है, आपकी अप्लाइड फोर्स। और इसके लिए इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि आर शुड बी, आर जब अप्लाई हो, आर जो डिस्टेंस आ रहा है, दैट शुड बी, मोमेंट आर्म शुड बी परपेंडिकुलर, वर्टिकल होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर होना चाहिए टू द फोर्स। फोर्स से क्या हो, परपेंडिकुलर होना चाहिए ये, तब आपके पास टर्निंग इफेक्ट मैक्सिमम आएगा। अब ये बताइए, ये जो टॉर्क है, जो टर्निंग इफेक्ट है, इसकी अगर मैं यूनिट देखूं तो डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। तो इट्स यूनिट इज न्यूटन मीटर। इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो आपके पास क्या होगी, न्यूटन मीटर होगी, ये भी ध्यान में रखना। अब देखिए यहाँ पे, अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि सपोज कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक डोर है, ये इसको आप टॉप व्यू देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं इस डोर को आप, ठीक है। ये इसके हिंज है जिसके अक्रॉस क्या करेगा, ये रोटेट करेगा, ये क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ रोटेशन, पॉइंट ऑफ रोटेशन कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि इफ़ वी आर अप्लाइंग द फोर्स एफ, अगर जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ वो मैंने यहाँ पे फोर्स अप्लाई की है, ये फोर्स एफ है, ये इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है। अब आप जानते हैं कि मोमेंट आर्म इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर पॉइंट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दैट फोर्स। अगर आपसे ये कहें कि द पॉइंट एट विच द फोर्स इज अप्लाइंग, आर की वैल्यू आपको दे दें 10 सेंटीमीटर और फोर्स आपको बता दें 5 न्यूटन, तो बताइए जब ये 5 न्यूटन इसके ऊपर अप्लाई होगी, लाइन ऑफ एक्शन इज नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर, तो देयर वुड बी अ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, इसको ऐसे घुमाएगा ये। तो वो टर्निंग इफेक्ट अगर कैलकुलेट करना होगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर क्रॉस एफ। अब यहाँ पे आर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो फर्स्ट वी कन्वर्टेड सेंटी इंटू मीटर्स, तो डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0.1, और मल्टीप्लाई बाय ये क्या आ जाएगा 5। 0.1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट यू विल गेट 0.5 न्यूटन मीटर। दैट इज़ द टर्निंग इफेक्ट। और टॉर्क, ये वो टॉर्क होगा जिसकी हम बात कर रहे थे कि इस टॉर्क से आपके पास टर्निंग इफेक्ट जो है वो अप्लाई किया हुआ आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं,
उसमें पॉइंट ये है कि ये टर्निंग इफेक्ट मेरे पास मैक्सिमम कब कब और कितना होगा, यानी कि व्हाट आर द कंडीशन ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन से कि द टर्निंग इफेक्ट विल बी मैक्सिमम। तो बताइए मैक्सिमम करने के लिए दो इस कंडीशंस होती हैं। एक तो ये है कि आर एंड एफ बोथ शुड बी परपेंडिकुलर, दोनों एक दूसरे से क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए, 90 डिग्री के एंगल पे होने चाहिए दोनों। जबकि दूसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि मोमेंट आर्म आर जो है, यानी कि मोमेंट आर्म, इसका साइज जो है वो आपके पास क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, यानी कि जितना ज़्यादा मोमेंट आर्म होगा प्रोडक्ट में आपके पास ये फैक्टर उतना ही बड़ा आएगा, तो रिजल्ट आपके पास टर्निंग इफेक्ट का उतना ही ज़्यादा आ रहा होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपके पास टर्निंग इफेक्ट का है। अच्छा, इस टर्निंग इफेक्ट के बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं वो आपके पास आता है, एक मिनट में लगा के दिखाता हूँ आपको। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है आपके पास वो है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट का। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपके पास प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। अब ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या कहता है भाई? प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट आपको ये बताता है कि अगर प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट आपको बेसिकली स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स के मुताबिक बताता है। अकॉर्डिंगली इसके थ्रू आप क्या कहेंगे कि सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक रॉड है, मीटर रॉड, ठीक है ना, ये मीटर रॉड है और इस मीटर रॉड को मैं जा रहा हूँ बैलेंस करने। तो बताइए ये इसका सेंटर पॉइंट होगा। मीटर रॉड 0 सेंटीमीटर से स्टार्ट होगी और कहाँ तक पहुँचेगी, 100 सेंटीमीटर तक। ये पॉइंट जो है ये इसका होगा 50 सेंटर ऑफ ग्रेविटी 50 सेंटीमीटर। तो बताइए इस मीटर रॉड के अंदर जो चीज़ें दी गई हैं इसमें अगर मैं किसी एक पॉइंट, लेट सपोज कि यहाँ पे 10 है, ये 10 के रीजन पे या 10 के एरिया पे मैंने एक वेट 20 ग्राम्स का इसके साथ क्या कर दिया, हैंग कर दिया, ठीक है। और दूसरा वेट जो है वो मैं यहाँ पर 60 ग्राम पे हैंग कर रहा हूँ, 60 सेंटीमीटर पे मैं हैंग कर रहा हूँ। और वो जो हैंग किया जा रहा है 60 सेंटीमीटर पे वो आपके पास 40 ग्राम्स वेट है। वो वेट कितने ग्राम है, 40 ग्राम। अच्छा, इसको हम कर लेते हैं 65, ये आप चेंज कर लें, इसको कर लें 65। ये मैंने आपको कितने पे बताया था, ये मैंने आपको बताया था 10 सेंटीमीटर पे। यहाँ से डिस्टेंस कितना आ रहा है, 10 सेंटीमीटर। और ये जो डिस्टेंस आ रहा है इसको हम कर लेते हैं 70 के ऊपर, ठीक है ना। जो दूसरा हम हैंग कर रहे हैं क्योंकि वैल्यूज़ मैच करनी है इसके थ्रू, तो ये हमने कर लिया 70 सेंटीमीटर के ऊपर इसको हैंग। ये मार्किंग, ये पॉइंट जो है ये 70 पे आ रहा है और ये वाला पॉइंट जो है ये 10 पे आ रहा है। अब ये बताइए दिस इज़ द पॉइंट ऑफ रोटेशन एट विच द रॉड इज़ रोटेटिंग, ये पिवट कहलाती है। ये क्या कहलाएगी, पिवट। अब आप ये देखें कि नाउ दिस इज कॉल्ड लेफ्टवर्ड टॉर्क। लेफ्ट साइड का ये क्या कहलाएगा, लेफ्टवर्ड टॉर्क। और ये वाला टॉर्क क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा राइटवर्ड टॉर्क। अब आप ये देखिए कि इन दोनों केसेस के अंदर अगर हम देखें तो ये वाला ब्लॉक जो है इसका वेट डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है W, इसका भी वेट जो है वो डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है W। इसको आप लेफ्ट वर्ड है इसको WL कह लें, या राइट वर्ड है इसको WR कह लीजिए। तो अब बताइए ये जो वेट है इसकी वजह से जो टर्निंग इफेक्ट बिल्डअप हो रहा होगा वो यूँ होगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज।
एंटी क्लॉकवाइज, और इससे जो टर्निंग इफेक्ट बिल्डअप होगा वो कौन सा होगा, वो क्लॉकवाइज होगा। तो मैंने करना क्या है कि मैंने दोनों के टर्निंग इफेक्ट अलग अलग कैलकुलेट करा। अभी बताइए कि अगर क्लॉकवाइज टर्निंग टॉ की वैल्यू जो मैं क्लॉकवाइज टॉ एल निकाल रहा हूँ, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज टॉ आर के बराबर है, यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों आपस में इक्वल हो जाए, तो दोनों टॉर्क एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और ऑब्जेक्ट शुड बी इन अ बैलेंस्ड स्टेट। अगर दोनों रिजल्ट सेम आ जाते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि वो ऑब्जेक्ट जो होगा वो किस में हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा। तो हमने क्या करना है कि हमने इसकी बैलेंस्ड स्टेट को चेक करना है कि बैलेंस्ड है या नहीं। तो बताइए, इसकी बैलेंस स्टेट को चेक करने के लिए हम टॉ एल पहले निकालेंगे, फिर टॉ आर निकाल लेंगे। तो देखिए टॉ एल का मतलब क्या हो गया कि टॉ एल चेक करेंगे हम किस चीज़, कैसे, आर क्रॉस एफ। तो अब बताइए इस वाले केस में देखिए आर डिस्टेंस पॉइंट ऑफ रोटेशन से लेके इस पॉइंट तक का है, यहाँ से यहाँ तक 10 है और ये 50 है, तो ये दरमियान वाला डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर होना चाहिए। 40 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया कि ये जो मोमेंट आर्म होगा इसको मैं लिखूंगा 0.4 मीटर्स। आर की वैल्यू लेफ्ट के लिए क्या आएगी, 0.4 मीटर्स, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 0.4 मीटर्स, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय। अब इसकी फोर्स निकालनी है। ये जो दिया गया आपको, ये 20 ग्राम्स दिया गया, तो ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए वी विल डिवाइडेड इट बाय 1000, ठीक है। तो ये किस में 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 50 आ गया, यानी कि 1/50 आंसर आ गया इसका। ये आपके पास 1/50 किलोग्राम आया है। क्या चीज़, मैस इधर का लेफ्ट साइड का। मुझे क्या चीज़ चाहिए, वी वांट टू कैलकुलेट द वेट। हमें क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, वेट। तो वेट का फॉर्मूला आप जानते हैं, सिंपल, W इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, mg। तो यहाँ पे W जो है वो क्या है, 1/50 और मल्टीप्लाई बाय G कितना है, 10। 0 से 0 तो आंसर क्या आएगा, 1/5। ये बताइए 1/5 आंसर आ गया W। तो अब हम इस आंसर को मेंशन कर देंगे, F की जगह हम क्या लिख लेंगे, 1/5। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, पॉइंट यहाँ हटा के 0 यहाँ पे दे देंगे, 4/50। तो देखिए 4/50, एक मिनट कैलकुलेटर, एक मिनट, ये आपको दिखेगा तो नहीं लेकिन मैं खुद करके दिखा देता हूँ। 4/50, 0.08 आंसर आएगा आपके पास। आपके पास जो इसका आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.08, यानी कि लेफ्ट साइड पे जो टॉर्क जनरेट हो रहा है दैट इज 0.08। अभी बताइए अगर लेफ्ट साइड, राइट साइड वाला टॉर्क भी अगर 0.08 आ जाता है तो इसका मतलब क्या होगा कि प्रॉब्लम ही रिजॉल्व हो जाएगी, यानी कि हमारे पास आंसर आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट शुड बी इन इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर इधर का ज़्यादा आता है तो ये क्लॉकवाइज, इधर का ज़्यादा आता है तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएगा। अब बताइए यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, टॉ आर, जो कि किसके बराबर होगा, आर क्रॉस एफ। अब पहले इसका मोमेंट आर्म निकालेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए ये वाला पॉइंट 70 था, ये पॉइंट 50 है, तो मुझे तो डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स चाहिए ना। बताइए 50 से 70 तक आएंगे तो ये जो डिस्टेंस आपके पास बनेगा ये कितना बनेगा, 20 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 20 सेंटीमीटर। लेकिन सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड इट बाय 100। हम 100 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। फोर्स आपको कितने दी गई है, अब देखिए 40 ग्राम है। 40 ग्राम को मैं ग्रीन से कर लूँ ताकि 40 ग्राम जो है इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 1 दा 4, 4 2 दा 8 और 4 5 दा, तो आंसर क्या आ गया, 1/25 किलोग्राम आंसर आ गया आपके पास। मैथ जो है वो किलोग्राम में इसके 1/25 के बराबर है। अब आपने क्या चीज़ कैलकुलेट करना है, वेट। तो वेट के साथ W इज इक्वल टू mg। तो m कितना है, 1/25 मल्टीप्लाई बाय g कितना है, 10। तो ये हो जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 5, तो ये आंसर आ जाएगा 5/2। अब ये 2/5 को जब हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 5,
2/5। जब हमने 2/5 किया तो हमारे पास आंसर आया 0.4। तो हमारे पास वेट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.4 न्यूटन आ रहा है इसका वेट, इस ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे मैं क्या लिख लूँगा, 0.4। अब 0 से 0 कैंसिल, 2 अल्हम्दुलिल्लाह, 2 5 ज़ा 10। अब 0.4 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट आंसर 0.08। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 0.08। और यूनिट क्या होगी इसकी, न्यूटन मीटर। और यहाँ पर भी यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर। अब नाउ इन दिस केस यू कैन सी कि लेफ्टवर्ड टॉर्क इज इक्वल टू राइटवर्ड टॉर्क। तो बताइए, ना ये लेफ्ट में जाएगा ना राइट में, बल्कि ऑब्जेक्ट शुड बी इन बैलेंस्ड स्टेट। बैलेंस्ड का मतलब क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट कौन सी स्टेट में रहेगा, रेस्ट में रहेगा, यानी कि मूव नहीं करेगा। तो आपके पास जो कॉन्सेप्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट का, उसके लिए एक सर्टेन स्टेटमेंट है। जो टॉपिक अभी हमने देखा ये है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। तो इसके लिए जो हम स्टेटमेंट कहते हैं वो ये होती है कि अ रॉड इज said to be in equilibrium or rest if and only if and only if and only if leftward torque is equal to the rightward torque। अगर टॉ आर और टॉ एल आपस में इक्वल हो जाते हैं तो हम आग बंद करके कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट शुड बी इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, एंड दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। क्या कहता है, रॉड सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम। एक रॉड जो है वो रेस्ट या इक्विलिब्रियम में कब होगी, जब टॉ आर जो हो वो टॉ एल के, अगर टॉ एल ज़्यादा है तो वो लेफ्ट साइड पे टर्न कर जाएगा, आर ज़्यादा है तो वो राइट साइड पे। तो ये कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। अच्छा, अब इसके अंदर ये भी हो सकता है कि आपके पास वेट जो हैंग करने के लिए दिए जाएँ वो एक से ज़्यादा वेट्स हो। मसलन देखें, अगर मैं इसी को ऐसे बताऊं, ये मैं एक रॉड बना रहा हूँ यहाँ पर, ये मीटर रूल है, और इसके अंदर आपके पास एक से ज़्यादा वेट, ये 50 हो गया इसका सेंटर पॉइंट, 50 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैंने एक वेट लटकाया है 20 ग्राम्स का 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, और एक वेट मैंने और लटका दिया यहाँ पर, ये भी 20 ग्राम्स का है, और इसको लगाया है हमने 10 सेंटीमीटर पर। अब हमने ये चेक करना है कि वी आर प्लेसिंग अनदर वेट हेयर। तो बताइए कि मैंने इस वेट को लगा के इसे क्या कर दिया। सपोज कि वी हैव बैलेंस्ड दिस रॉड बाय द वेट ऑफ 30 ग्राम्स। कितने ग्राम से कर रहा हूँ, 30 से इसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बताइए ये किस लोकेशन पे आएगा। तो बताइए कि इफ रॉड इज बैलेंस्ड, अगर रॉड जो है वो बैलेंस्ड है तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या होगा, लेफ्टवर्ड टॉर्क इज इक्वल टू राइटवर्ड टॉर्क। ये सबसे पहले अब हम क्या करेंगे कि लेफ्टवर्ड टॉर्क के लिए देखिए, इसको मैंने क्या कह दिया, इसके वेट को हमने कह दिया W1, इसके वेट को हमने कह दिया W2, और इसके वेट को हमने कह दिया W3। तो यहाँ पे टर्निंग इफेक्ट कौन कौन से आएंगे, एक आएगा टॉ1। टॉ1 किसका होगा, टॉ1 इस ऑब्जेक्ट का टर्निंग इफेक्ट होगा। टॉ2 होगा, जो हम टॉ2 कहेंगे, प्लस टॉ2 है, क्योंकि ये दोनों
इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे होंगे, तो ये जो टॉ2 मैं लिख रहा हूँ ये इस ऑब्जेक्ट का टर्निंग इफेक्ट आएगा। और टॉ3 जो होगा वो राइट वर्ड है, ये इक्वल अगर हो रहे हैं तो टॉ3 को मैं इस ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट, तो ये आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब आप बताइए कि डिस्टेंसेस हम कैसे निकालेंगे। पहले W1 ये वाला है, इसके लिए R डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, तो 40 से 50 के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। और 10 सेंटीमीटर को मैं क्या लिख लूँगा, 0.1, तो यहाँ पे मोमेंट आर्म आया 0.1 मल्टीप्लाई बाय, इसकी अब वेट निकालना है, ये 20 ग्राम्स है, 20 ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 कर दिया आपने, और मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 से, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1/5। फोर्स कितनी आ गई, 1/5 प्लस। अब टॉ2 के लिए ये है टॉ2, इसके लिए अगर मैं डिस्टेंस यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, 0 से लेके यहाँ तक 10 है, तो 50 से 10 तक कितना होगा, ये डिस्टेंस कहलाएगा 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, डिवाइडेड बाय 0.4 होगा। 40 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि टर्निंग इफेक्ट जो मोमेंट आर्म होगा इसका क्या होगा, वो 0.4 मल्टीप्लाई बाय, इसके अंदर भी कितना दिया जा रहा है, 2, तो 2 का मतलब क्या है कि इसको भी सॉल्व करेंगे तो वही 1/5 आएगा। अब टॉ3 करना है, R की वैल्यू मुझे नहीं पता, यानी कि इन क्वेश्चन इट इज़ गिवन, इट इज़ नीडेड और रिक्वायर्ड कि एट विच प्लेस द थर्ड ऑब्जेक्ट ऑफ 30 ग्राम इज गोइंग टू बी हैंग सच दैट द रॉड बीइंग बिकम बैलेंस्ड। तो अब आप बताइए कि इसके लिए भी क्या होगा, R क्रॉस F। R मैंने फाइंड आउट करना है कि किस डिस्टेंस पे होगा, मल्टीप्लाई बाय, अब F देखना है, F क्या है भाई, 30 ग्राम्स, तो इसको किलो में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 और मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 ताकि वेट आ जाए। तो ये जो W3 आया है वेट, ये आपके पास किसके बराबर, 0 से 0 कैंसिल हो गए, 30/100 आ जाएगा यहाँ पे, 30/100। अब हम क्या करेंगे, इन सबको सॉल्व करें और 30 से डिवाइड करें, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ R हेयर विच इज़ इन मीटर्स। तो आप बताएंगे कि इस पर, अब ज़रा देखिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक मैक्सिमम लेंथ जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 50 आ रही है। अगर मेरे पास R की वैल्यू 65 आ जाती है सेंटीमीटर, सपोज R की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, ये सपोज्ड वैल्यूज़ है, ये लेट वैल्यू है। अगर R की वैल्यू 65 आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि इस मीटर रॉड के ऊपर ये ऑब्जेक्ट इस वेट के साथ बैलेंस नहीं हो सकेगा, यानी कि यू विल हैव टू इंक्रीज द लेंथ, देन यू विल बी एबल टू बैलेंस दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक से ज़्यादा वेट्स भी हो सकते हैं। जिस तरीके से आपने यहाँ पे R कैलकुलेट किया है, ऐसे ही आपको R अगर दे दिया जाता, गिवन होता, तो आप वेट या मास इसका क्या कर सकते थे, अननोन ऑब्जेक्ट का कैलकुलेट। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट जो है वो एक ऐसा रूल है जिसके थ्रू आप किसी अननोन ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो इजीली आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। बस इसको यही